बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 अक्टूबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए नया प्लान तैयार कर लिया है। जब बताया जाता है कि जल्द ही बिहार के सभी गांवों में एक खेल मैदान होगा। बिहार के सभी गांवों में इसको लेकर के बिहार के ग्रामीण विकास विभाग ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आपको बता दें कि सभी ग्राम पंचायतों को आदेश दिया गया है कि वे कम से कम एक खेल मैदान का निर्माण कराएं, जिससे बिहार में खेल को बढ़ावा मिलेगा। यह जानकारी के मुताबिक ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य के यानी कि बिहार के सभी जिलों को पत्र लिखकर के सभी ग्राम पंचायतों में कम से कम एक खेल मैदान का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। इसमें बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, रनिंग ट्रैक सहित अन्य स्पोर्ट्स के लिए संरचनाओं का प्राथमिकता से निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की सीमा 15 नवंबर 2024 तक निर्धारित की गई है। बताया जाता है कि बिहार सरकार इस मामले में सुझाव के लिए 16 अक्टूबर को सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों के साथ एक दिवसीय ओरिएंटेशन वर्कशॉप का आयोजन किया था। यानी कि बिहार के सभी गाँव में एक खेल मैदान बनेगा और इस खेल मैदान में बिहार के बच्चे, गांव के बच्चे खेल सकेंगे, जहां अलग अलग खेल खेल सकेंगे। इससे बिहार में बच्चों के प्रति खेल को लेकर के जागरूक बढ़ेगी और खेल के क्षेत्र में बड़ा काम करेंगे, खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कई मुद्दों पर खुल करके अपनी बात रखी है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर जम करके निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने शायद ये नहीं सुना है कि नीतीश कुमार बार बार बोल रहे हैं कि जब मैं महागठबंधन सरकार में था तो घुटन महसूस कर रहे थे। जी हाँ, महागठबंधन में लूट मचा हुआ था और जब मैं असहज महसूस करने लगा तब मुझे उसे अपने गठबंधन से कान पकड़ करके बाहर निकलना पड़ा। आगे उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की सहन शक्ति का एक हद है। जब वो एक इंसान ऐसे हैं जो बहुत हद तक अपने आप में सहते हैं, या किसी चीज की सीमा होती है। उदाहरण के तौर पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि मेरे दल के नेता गिरिराज सिंह ने यात्रा निकाली तो नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा था कि मैंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये बयान दिया। बीजेपी को इस तरह की यात्रा से कोई भी मतलब नहीं है। अच्छी चीजों को संकलित कीजिए। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि तेजस्वी यादव चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, राजा का बेटा राजा बनने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वे बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार को कोई भी हाईजैक कर सकता है क्या? नीतीश कुमार 1974 के उपज हैं। हमने कभी नहीं कहा कि लालू यादव को किसी ने हाईजैक किया है। ये सब बोलना छोटापन है। दोस्तों आरजेडी ने जेडीयू का मतलब बता दिया है। आरजेडी ने जेडीयू का मतलब बताते हुए कहा कि जेडीयू का मतलब जहां दारू अनलिमिटेड। जी हाँ, यानी कि जहां दारू अनलिमिटेड आरजेडी ने जेडीयू का मतलब बताया है। जैसे कि जेडीयू यानी कि जे से हो गया जहां, डी से हो गया दारू, यू से हो गया अनलिमिटेड। इसलिए आरजेडी ने जेडीयू का फुल फॉर्म बताया है कि जहां दारू अनलिमिटेड। आपको बता दूं कि जेडीयू और आरजेडी के बीच पार्टी के नामकरण को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। जब दोनों दल के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सबसे पहले आरजेडी ने जेडीयू के नाम को लेकर के सोशल मीडिया एक्स पर तंज कसा। आरजेडी ने जेडीयू का मतलब बताया है कि जे का मतलब हो गया जहां, डी का मतलब दारू और यू का मतलब अनलिमिटेड। इस पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी का मतलब राष्ट्रीय जहरीली दल। यानी कि नीरज कुमार ने कहा कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। याद है ना नीतीश कुमार पर जब अपमानजनक शब्द का प्रयोग लालू प्रसाद यादव ने किया था तो मैंने कैदी नंबर 3351 निकाला था। आरजेडी मतलब राष्ट्रीय जहरीला दल है। ये वह दल है जिसने समाज में जहर घोला है। जाति का, धर्म का, भ्रष्टाचार और वंशवाद का, परिवारवाद का और फिर सैलरी घोटाले का भी जहर घोला है। दोस्तों चक्रवाती तूफान दाना का असर बिहार के कई जिलों में दिख रहा है। आपको बता दूं कि बिहार के कई जिलों में चक्रवात दाना का प्रभाव दिखाई देने लगा है। आईएमडी यानी कि मौसम विभाग ने पहले ही 24 अक्टूबर से मौसम में बदलाव की संभावना जताई थी। जब दीपावली से ठीक पहले बिहार के कई हिस्सों में जम करके बारिश हुई। इस बारिश का असर अगले कुछ दिनों तक बने रहने की उम्मीद है, जिससे ठंड का एहसास बढ़ सकता है। आपको बता दूं कि जानकारी के मुताबिक पिछली रात कटिहार, सेमापुर और पूर्णिया, किशनगंज समेत कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। साथ ही आईएमडी ने अगले कुछ दिनों तक
बारिश जारी रहने की संभावना जताई है, जिससे ठंड तेजी से बढ़ेगी। इसके साथ ही हवाओं की दिशा भी बदल गई है और तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में इससे लोगों की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। विशेष करके बुजुर्ग और फिर बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। आपको बता दूं कि तेज बारिश के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। यह बताया जा रहा है कि मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि दीपावली के तुरंत बाद ठंड और फिर अधिक बढ़ सकती है। ऐसे में बिहार के लोगों को मौसम से जुड़ी हुई अपडेट्स पर नजर रखने की जरूरत है। भारी बारिश और तेज हवाओं में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी जा रही है। जहां आगामी दिनों में यानी कि आने वाले दिनों में ठंड के साथ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी बढ़ सकती है, इसीलिए सतर्क रहना जरूरी है। दोस्तों, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराब कारोबारी चोरी छिपे बाहरी राज्यों से शराब की सप्लाई करवाने की कोशिश करते रहते हैं। जब पुलिस आए दिन इन शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई भी करती है। जब पिछले दिनों जहरीले शराब से लोगों की जान जाने के बाद जब कई जिलों में कोहराम मचा, तो सीमावर्ती इलाकों में चौकसी और बढ़ाई गई। इस दौरान जब्त की गई शराब की अलग अलग खेप की कार्रवाई में हैरान कर देने वाली चीजें सामने आई है। जब कहीं तेल तो कहीं पर दूध के टैंकर में छिपा करके शराब का खेप लाया जा रहा था। खास करके असम और अरुणाचल प्रदेश से शराब की खेपें तस्करों के द्वारा भेजी जा रही है। जब पूर्णिया में पिछले दिनों सदर थाना की पुलिस ने गुलाब बाग 0 माइल से कस्बा जाने वाले 4 लेन सड़क पर एक ट्रक कंटेनर को पकड़ा था। ये कंटेनर यूपी नंबर का था, जिसमें 767 कार्टून में भारी शराब की बोतलें बरामद की गई थी। 6894 लीटर विदेशी शराब का खेप बिहार में खपाने की तैयारी थी। जब पुलिस ने कंटेनर के चालक एवं खलासी को गिरफ्तार किया था। हैरान कर देने वाली बात यह है कि करीब 80 लाख मूल्य के ये शराब जिस कंटेनर टैंक में थे, उसमें फर्जी तरीके से सुधा डेयरी दूध का लोगो लगा गया था, ताकि पुलिस को ये लगे कि इसमें दूध है। वहीं पर पूर्णिया में पकड़े गए टैंकर चालक और खलासी से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो उसने बताया है कि उसे एक व्यक्ति ने असम से तिनसुकिया से इस खेप को लोड करवाया था। शराब का खेप मुजफ्फरपुर भेजा जा रहा था। जब पूर्णिया एसपी ने बताया है कि शराब अरुणाचल प्रदेश में बनाया हुआ है। यह बरामद विदेशी शराब एक ही ब्रांड की है। जिस टैंकर को जब्त किया गया है, उसका चालक और खलासी यूपी का निवासी है। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों की टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है कि नीतीश सरकार ने उनकी मांगों को पूरा कर दिया है। अब 6 नवंबर को खरना के दिन भी छुट्टी रहेगी। अब छुट्टी कैलेंडर में बड़ा बदलाव कर दिया है। आपको बता दूं कि पहले 7 से लेकर के 9 नवंबर तक की छुट्टी की घोषणा की गई थी, लेकिन अब इसमें संशोधन किया गया है और 6 नवंबर को भी छुट्टी घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक का बड़ा आदेश दिया गया है। दोस्तों, बिहार में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब बिहार में डेंगू के कुल 186 मरीज मिले हैं, इसमें सिर्फ पटना के 95 डेंगू पीड़ित हैं। पूरे बिहार में इस साल 1 जनवरी से 22 अक्टूबर तक डेंगू मरीजों की कुल संख्या 6074 हो गई है। इस साल अब तक सिर्फ पटना में ही 3015 लोग डेंगू के पीड़ित हो चुके हैं। आपको बता दूं कि 186 नए डेंगू मरीज में नवादा में 11, मुजफ्फरपुर में 9, पूर्वी चंपारण में 8, बेगूसराय में 8, गया में 7 और गोपालगंज में 7 मरीज मिले हैं। आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग ने इससे पहले सभी जिलों को डेंगू से निपटने के लिए अलर्ट जारी कर दिया था। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के मुताबिक हर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 30 बेड, जिला अस्पताल में 5 बेड, प्राथमिक स्वास्थ्य और फिर उप स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी 2-2 बेड डेंगू मरीजों के लिए रिजर्व रखने के लिए कहा गया है। आपको बता दूं कि बिहार में इस साल डेंगू के रिकॉर्ड मरीज मिले थे। 21 अक्टूबर को एक दिन में डेंगू के 234 मरीज मिले थे। गंभीर बात यह भी है कि इनमें से 126 डेंगू पीड़ितों को पटना में मिले थे। दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुसलमानों को बुरी नजर से देखने वालों की ईंट से ईंट बजा देंगे। अब इस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने उनके बयान को हिंदू विरोधी बताया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि ये ईंट से ईंट किसका बजा देंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये दोनों बाप बेटे इतने प्रोटेक्शन में क्यों हैं। अगर इन्होंने कहा होता कि आज कोई बाहरी रोहिंग्या बिहार आता है तो ईंट से ईंट बजा देंगे, तो ये बात कहीं ना कहीं शोभा देती। ये तो रोहिंग्या और फिर घुसपैठियों के लिए दूसरे की ईंट से ईंट बजा देने और फिर राइफल चला देने देंगे, तो फिर इन्हें क्या लगता है कि और कोई यहाँ पर बैठा रहेगा। आगे उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव वोट बैंक के सौदागर हैं, या उन्हें हिंदुओं के वोट पर भरोसा नहीं है। यही सेक्युलरिज्म का मतलब है। मुसलमानों के पक्ष में बोलो, उनका वोट लो, यही सेक्युलरिज्म है। यही अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव का एजेंडा है। यह कहना है गिरिराज सिंह का। आपको बता दूं कि गिरिराज सिंह ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि घुसपैठियों और फिर रोहिंग्यों से इतना प्रेम है। जिन हिंदुओं की
बहू बेटियों को रोहिंग्या परेशान करते हैं उनसे इनको कोई भी प्रेम नहीं है। मैं वहाँ 6 दिन तक गया और कहीं कोई भी दंगा नहीं हुआ। जब दोनों बाप बेटे दंगा भड़काना चाहते हैं। आरजेडी नेता रोहिंग्या और फिर दहशतगर्द के प्रेमी हैं। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने यह बात बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर के कही थी, जब उन्होंने कहा था कि बीजेपी नेताओं ने सीमांचल इलाके में जनता से जुड़े मुद्दे पर बात नहीं की है, बल्कि वे एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं कि सीमांचल के कुछ जिले मुस्लिम बहुल है। गिरिराज सिंह का सीमांचल दौरा घुसपैठियों और फिर रोहिंग्या मुसलमानों को खत्म करने को लेकर था और साथ ही साथ गिरिराज आम मुसलमानों को भी टारगेट में लिया था। वहीं पर बिहार की राजनीति में मुस्लिम मतदाता हमेशा से आरजेडी के पक्ष में वोट करते रहे हैं, इसलिए तेजस्वी यादव ने मुसलमानों के समर्थन में ऐसा बयान देकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर जम करके निशाना साधा था। दोस्तों, दीपावली का त्योहार नजदीक है और इस मौके पर आम लोगों के लिए सरकार ने खुशखबरी दी है। जब भारत में दालों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने कुछ स्थानों पर 25% तक सस्ती दालें बेचने का ऐलान किया है। इस पहल के तहत उपभोक्ता मामले के विभाग ने भारत दाल नामक योजना के माध्यम से साबुत चना और मसूर दाल को कम दाम पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यह सस्ती दालों की कीमतें सरकार की इस नई पहल के तहत अलग अलग प्रकार की दालें अब किफायती यानी कि सस्ते दरों उपलब्ध होंगी। इन दालों की खरीदारी आप कोऑपरेटिव रिटेल नेटवर्क और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में व्यस्त बीजेपी के सामने बिहार में बड़ी परेशानी हो गई है। जब बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चला रही पार्टी जेडीयू ने उनके सामने बड़ी मांग रख दी है। बताया जा रहा है कि जेडीयू 2025 के चुनाव में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। जानकारी के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में व्यस्त भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के सामने बिहार में बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चला रही पार्टी जेडीयू ने उसके सामने बड़ी मांग कर दी है। जब बताया जाता है कि जेडीयू 2025 के चुनाव में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। जानकारी के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इस बार 125 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। पार्टी ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। आपको बता दूं कि पिछली बार यानी कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 115 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। वहीं पर बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने भले ही बीजेपी से 5 सीटें ज्यादा 115 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसका प्रदर्शन भाजपा की तुलना में काफी खराब रहा। भाजपा ने जहां 110 सीटों पर चुनाव लड़कर के 74 पर जीत हासिल की थी, वहीं पर जेडीयू सिर्फ 43 विधानसभा सीटों पर ही चुनाव जीत दर्ज कर पाई थी। ऐसे में इस बार जेडीयू का ज्यादा सीटें मांगना बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे को लेकर के जमीन मालिकों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन शिवहर के डीएम ने जमीन मालिकों की परेशानी दूर कर दी है। उन्होंने इसके लिए एक उपाय निकाला है जिससे कि जमीन मालिकों की परेशानी दूर हो जाए। शिवहर के जिलाधिकारी यानी कि शिवहर के डीएम विवेक रंजन मैत्रे ने प्राथमिकी के आधार पर भूमि विवाद के मामले के निष्पादन का निर्देश दिया है। साथ ही मामले के निष्पादन के लिए पदाधिकारियों को नियमित रूप से सुनवाई का निर्देश दिया है। समाहरणालय में अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने जन शिकायत, भूमि विवाद और फिर अभियोजन से संबंधित मामलों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने प्रत्येक शनिवार को थाना स्तर पर कैंप का आयोजन करके अधिक से अधिक भूमि विवाद के मामले की निष्पादन करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा के नतीजे जल्द ही घोषित होने की उम्मीद है। हालांकि परिणाम से पहले बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। जी हां, ये भर्ती बिहार पुलिस कांस्टेबल के 21,000 से अधिक पदों पर की गई थी। रिजल्ट की घोषणा होते ही उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nrc.in पर जाकर के अपना परिणाम देख सकेंगे। ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे उन्हें अब भर्ती के दूसरे चरण यानी कि फिजिकल टेस्ट की तैयारी करनी होगी। आपको बता दें कि बिहार पुलिस भर्ती में परीक्षा के बाद सबसे जरूरी फिजिकल है। इसके आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन होता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल के खाली पड़े पदों के लिए भर्ती परीक्षा 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त को राज्य भर के 38 जिलों में आयोजित की गई थी। जहाँ सीबीएसई बिहार कांस्टेबल शारीरिक परीक्षा दक्षता परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की परीक्षा में दौड़, गोला फेंक और अंत में ऊंची कूद के लिए उपस्थित होना होगा। जब बिहार पुलिस शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा अधिकतम 100 अंकों की है, जिसमें दौड़ प्रतियोगिता 50, गोला फेंक इवेंट 25 और फिर ऊंची कूद स्पर्धा 25 अंकों की है। बिहार पुलिस शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में दौड़ 50 अंकों की है। पुरुष उम्मीदवारों को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी। इसमें 5 मिनट से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले उम्मीदवारों को 50 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक और फिर 5 मिनट 40 सेकंड तक के लिए
30 अंक और फिर 5 मिनट 40 सेकेंड के अधिक और 6 मिनट तक वाले उम्मीदवारों को 20 अंक मिलेंगे और इससे अधिक समय लेने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दीपावली से पहले नीतीश सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है, बड़ी सौगात दी है। जहाँ आपको बता दूं कि 40,000 पदों पर भर्ती होगी। जी हाँ, बिहार के लोगों के लिए दीपावली से पहले एक बड़ी खुशखबरी आई है। आपको बता दूं कि नीतीश सरकार ने बिहार में 40,000 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है, जिससे प्रदेश में यानी कि बिहार में रोजगार की दिशा को एक नया मोड़ मिल रहा है। इस घोषणा से युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से सब सरकारी नौकरियों की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। जानकारी के मुताबिक इस भर्ती प्रक्रिया में शिक्षक पदों पर सबसे अधिक भर्तियां की जाएगी। खास करके तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के अंतर्गत उच्च माध्यमिक और फिर माध्यमिक विद्यालयों में 35,000 से भी अधिक पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा के जरिए बिहार के शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। साथ ही ये भर्ती प्रक्रिया उन उम्मीदवारों के लिए खास महत्व रखती है जो लंबे समय से शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे थे। दोस्तों, बिहार के नालंदा में दीपनगर क्षेत्र से एक घटना सामने आई है, जिसमें एक पिता ने अपने ही बेटे को चोरी के आरोप में गिरफ्तार करवाया है। जब बीते 22 अक्टूबर को शिव शंकर पांडे के घर में चोरी की घटना सामने आई थी, जब उन्होंने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। उन्होंने बताया है कि जब वो स्कूल पढ़ाने गए थे, तब उसके घर में 4 व्यक्ति ने घर का दरवाजा तोड़ करके उनके बेटे को बंधक बना लिया। जब उनके घर से 1,06,000 रुपए और कुछ गहनों की चोरी हुई। जब पिता और बेटे के बयान में भिन्नता देख करके पुलिस ने संदेह जताया और फिर जांच को आगे बढ़ा दिया। जब पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच करके मामले की जांच की और पाया है कि अलमारी का लॉकर काटा गया था। जब प्रारंभिक पूछताछ में शिव शंकर ने बताया है कि उसकी बहू के साथ कई कानूनी मामले चल रहे हैं और उसे जान से मार देने की धमकी मिल रही है। जब पिता और बेटे के बयान में अलग देख करके पुलिस ने संदेह जताया और जांच को आगे बढ़ाया। पुलिस अब इस मामले में आरोपी की तलाश की जा रही है और पूरी घटना की जांच की जा रही है। जब पूछताछ के दौरान बेटे ने कबूल किया है कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिल करके ये लूट की साजिश रची थी। उसने कहा है कि वो एक आईफोन खरीदना था, जिसके लिए उसने घर के ताले की नकली चाबी बनाई और फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर के अलमारी को काट करके चोरी की। दोस्तों, बीजेपी सांसद के बयान के खिलाफ अररिया की सड़कों पर प्रदर्शन हुआ है। जी हां, बिहार के अररिया में बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। सांसद के एक बयान पर विवाद हो गया है। इसके विरोध में बड़ी संख्या में युवक हाथ में लाठी डंडे लेकर के शहर के प्रमुख चौक पर जुट गए। जहां आक्रोशित युवक सांसद के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और फिर सांसद से माफी मांगने की मांग करने लगे। जहां सड़कों पर उतरे आक्रोशित लोगों ने बीजेपी सांसद के बैनर पोस्टर वाले गेट को तोड़ दिया। जब पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद लोगों को हटा करके जाम खुलवाया। आपको बता दूं कि बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने अपने विवादित बयान पर सफाई दी है। जहां सांसद ने कहा है कि उन्होंने हिंदुओं को एकजुट होने को कहा था, ना कि मुसलमानों को हिंदू बनाने की बात कही थी। आरजेडी ने उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। जब प्रदीप सिंह के बयान पर आरजेडी ने विरोध जताया है। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि इस देश की मिट्टी में सबकी महक और फिर आजादी में सबका योगदान है। मैं हर एक व्यक्ति को भरोसा दिलाता हूं कि जब तक मेरी सांस है, मैं बिहार को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने वाले हर एक व्यक्ति के सामने डट करके खड़ा रहूंगा। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन लोगों के पास जमीन का कागजात नहीं है, उन लोगों को सरकार ने 3 महीने का समय दिया है। इन 3 महीनों के अंदर आप अपने कागजात का इंतजाम कर लें, इसको लेकर के निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार में जमीन सर्वे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सर्वेक्षण टीम घर घर जाकर के जमीन धारकों से वंशावली और स्वघोषणा पत्र जमा करने की अपील कर रही है। इसके लिए गाँव-गाँव में सर्वेक्षण टीम के द्वारा ग्राम सभा का भी आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दूं कि जमीन सर्वे के लिए 4 कागज आपके पास होना चाहिए। पहला कागज यही कि बिहार जमीन सर्वे में जमीन की रजिस्ट्री के कागजात हैं, तो आप स्वघोषणा पत्र भर करके सर्वे की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। दूसरा कागज, यदि आपके नाम से जमीन की वसीयत है, तो आप अपने पास वसीयत के कागजात आपके पास होना चाहिए, इससे आप जमीन सर्वे करा सकते हैं। तीसरा कागज, यदि आपके पास जमीन के राजस्व रसीद हैं, तो आप इसकी मदद से भी जमीन सर्वे कर सकते हैं। इसको लेकर के निर्देश दिया गया है। चौथा कागज, यदि आपके पास खतियान की कॉपी है, तो आप इस कागज की मदद से भी जमीन सर्वे की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
दोस्तों, खाने में कीड़े मकोड़े मिलने की खबर इन दिनों काफी सुनने को मिलती है। जी हाँ, खाने में कहीं पर कॉकरोच तो कहीं पर मेंढक तो कहीं छिपकली निकलने की खबर अब तक सामने आ चुकी है। अब इसी तरह बिहार के जहानाबाद से भी खाने में छिपकली मिलने की खबर सामने आई है। यहाँ पर एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों को परोसे गए खाने में छिपकली मिलने पर बवाल मच गया है। यह सदर प्रखंड के प्रशिक्षण केंद्र में मोदनगंज एवं मखदुमपुर प्रखंड के पंचायत प्रतिनिधियों, कार्यपालक सहायकों और पंचायत सचिवों का एक दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा था। इस प्रशिक्षण में लगभग 55 जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन लोगों को खाना खिलाया जा रहा था और कुछ लोगों ने खाना खा भी लिया था। इस क्रम में कार्यपालक सहायक रवि कुमार ने खाना खाने के लिए जैसे ही पैकेट खोला, उसमें रखी सब्जी में छिपकली मिल गई। इस बात की जानकारी प्रशिक्षण ले रहे कर्मचारियों को लोगों लगी तो फिर कर्मचारियों में हरकंप मच गया। किसी अनहोनी की आशंका से सभी भयभीत हो गए, लेकिन किसी भी व्यक्ति की तबीयत नहीं बिगड़ने पर सभी ने राहत की सांस ली। दोस्तों, ऑनलाइन पैतरे में करीब 700 टीचर फंस गई है। जहां आपको बता दें कि 700 टीचरों की सैलरी फंस गई है। जी हाँ, स्कूल से देर पहुंचने वाली एक शिक्षिका ने अपनी कार में बैठे बैठे ऑनलाइन हाजिरी लगा दी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए शिक्षिका को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और 2 दिनों के भीतर आधिकारिक जवाब मांगा। शिक्षा विभाग ने यह भी बताया है कि अगर शिक्षिका का जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह घटना बिहार के गोपालगंज जिले के बैखनपुर ब्लॉक की है। जहाँ शिक्षिका का नाम रेणु कुमारी है। रिपोर्ट के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि डीओ योगेश कुमार ने शिक्षिका को नोटिस जारी कर दिया है। बिहार शिक्षा विभाग के नए दिशा निर्देश के अनुसार सभी शिक्षकों को ई शिक्षा कोष ऐप के जरिए अपनी दैनिक हाजिरी लगानी होती है। इसके लिए शिक्षकों को स्कूल परिसर में खड़े होकर के अपनी सेल्फी लेकर के ऐप पर अपलोड करनी होती है। हालांकि पिछले सितंबर में रेणु कुमारी ने अपनी कार में बैठे बैठे ही अपनी हाजिरी दर्ज करा दी है। अधिकारियों ने जब इस पर गौर किया तो फिर जांच शुरू की गई और पाया है कि हाजिरी लगाने के समय शिक्षिका स्कूल में मौजूद ही नहीं थी और ऑनलाइन ही हाजिरी लगा दी। इस तरह से और भी कई सारे मामले सामने आए। करीब 700 शिक्षक की सैलरी फंस गई है। दोस्तों, बिहार के लोगों के लिए दीपावली से पहले एक बड़ी खुशखबरी आई है। आपको बता दूं कि नीतीश सरकार ने बिहार में 40,000 पदों पर भर्ती का ऐलान कर दिया है, जिससे बिहार में रोजगार की दिशा को एक नया मोड़ मिल रहा है। इस घोषणा से युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से सरकारी नौकरियों की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। जानकारी के मुताबिक इस भर्ती प्रक्रिया में शिक्षक पदों पर सबसे अधिक भर्तियां की जाएगी। खास करके तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के अंतर्गत उच्च माध्यमिक और फिर माध्यमिक विद्यालयों में 35,000 से भी अधिक पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा के जरिए बिहार की शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। साथ ही ये भर्ती प्रक्रिया उन उम्मीदवारों के लिए खास महत्व रखती है जो लंबे समय से शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सुपौल में 493 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है। उन्होंने 224 करोड़ रुपए की लागत से 99 योजनाओं का उद्घाटन और 269 करोड़ रुपए की लागत से 112 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। जब मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने सरायगढ़ भपटियाही में निर्मित रेलवे ओवरब्रिज जनता को समर्पित किया है। साथ ही भपटियाही थाना के मॉडल भवन का भी उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किशनपुर प्रखंड के किमलागर पंचायत में महादलित बस्ती का दौरा करके 24 स्टॉलों और फिर पोखरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी वितरित किया है। जहां निर्धारित समय पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला मलार गांव पहुंचा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहां पहले लोगों का अभिवादन किया और फिर बैटरी चलित कार से तालाब का निरीक्षण किया। मुआयना के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा पोखर में मछली का जीरा भी छोड़ा है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पोखर के एक तरफ जिस तरह से सीढ़ीनुमा घाट का निर्माण कराया गया है, उसी प्रकार पोखर के तीनों तरफ भी सीढ़ीनुमा घाट का निर्माण कराया जाए। ऐसा होने से लोगों को छठ व्रत अनुष्ठान आदि के दौरान स्नान करने में सहूलियत होगी। दोस्तों, बिहार में गंगा नदी में 3 नई जगहों पर क्रूज कार्गो का ठहराव होगा। जब बिहार में पर्यटकीय विकास को देखते हुए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने तीनों लोकेशन की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। इसके मुताबिक अब बक्सर से बलिया, हसनपुर यानी से पटना से बख्तियारपुर और बेगूसराय शामों के बीच चलाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर के मुख्य सचिव ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को घाटों की उपयोगिता की जाँच का जिम्मा देते हुए कार्य योजना बनाने का कहा है। जब संबंधित जिले के डीएम की जांच रिपोर्ट के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग चिन्हित स्थल का बंदोबस्त करेगा। जानकारी के मुताबिक इन तीनों जगहों पर गंगा में पुल का निर्माण होना निकट भविष्य में संभव है। पुल निर्माण के बाद 2 किनारा की दूरियां कम हो जाएगी, इसलिए पर्यटन के लिहाज से इन घाटों को विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
दोस्तों पूरे बिहार में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बुरी खबर यह है कि स्मार्ट मीटर अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपके घर की बिजली काट दी जाती है। जी हाँ, आपको बता दो कि ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जो कि गांव वालों ने स्मार्ट मीटर का विरोध किया तो पूरे गांव का ही बिजली काट दिया। मामला बिहार का ही है, बिहार के नालंदा जिला का है। बिहार के नालंदा जिला में यह हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। नालंदा जिला के बिंद थाना के अंतर्गत जहाना पंचायत के रामपुर बिघा गाँव में स्मार्ट मीटर नहीं लगाने पर 90 घरों की बिजली विभाग ने काट दिया। अचानक बिजली गुल होने से गांव के ग्रामीणों ने जमकर के हंगामा किया। उसके बाद बिजली के पदाधिकारी पहुंचे। हालांकि बिजली विभाग के कर्मी कनेक्शन काटने से इनकार कर रहे हैं और फिर टेक्निकल समस्या से बिजली जाने की बात कही है। आपको बता दें कि रामपुर बिघा गांव की आबादी करीब 1000 है। यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बिजली कर्मी पहुंचे थे, लेकिन लोग सामूहिक विरोध करने लगे थे। ग्रामीणों का विरोध करने के बाद बिजली कर्मियों ने लगभग 100 घरों की बिजली गुल कर दी। ग्रामीणों ने बताया है कि बिजली कनेक्शन काटने से गाँव में पेयजल की समस्या हो गई थी। अभी भी गांव के ग्रामीणों ने कहा कि बिजली की समस्या हो रही है, यदि सही तरीके से बिजली नहीं दी जाती है तो फिर सड़क पर उतर करके हंगामा किया जाएगा। दोस्तों, बिहार के छपरा और सिवान के बाद अब मुजफ्फरपुर में भी जहरीली शराब कांड का मामला सामने आया है। आपको बता दूं कि बिहार के मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र के डीजीवर गांव में संदिग्ध स्थिति में दूसरे युवक की भी जान चली गई है। श्याम सहनी के बाद अब मुकेश सहनी का भी संदेहास्पद स्थिति में जान चली गई है। परिजन दोनों के जान जाने के पीछे जहरीली शराब की बात कह रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी भी जहरीली शराब की पुष्टि नहीं कर रही है। एक ही गाँव के 2 युवकों की जान जाने के बाद पूरे गाँव में हड़कंप मच गया है। वहीं पर मुकेश सहनी की जान जाने के बाद उनके परिजनों में भी हाहाकार मचा हुआ है। 30 वर्षीय मुकेश पेशे से राजमिस्त्री का काम करते थे। कथित तौर पर मुकेश सहनी और श्याम शराब पी थी। जब दोनों की स्थिति बिगड़ी, जिसके बाद श्याम की रात में ही जान चली गई। वहीं पर मुकेश की आंखों की रोशनी खत्म होने लगी, जिसके बाद उन्हें भी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि बुधवार को मुकेश की भी जान चली गई। दोस्तों, बिहार सरकार ने कांवड़ियों को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए मुंगेर के असरगंज में तीर्थ यात्री शेड और कैफेटेरिया के निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। बिहार पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस परियोजना का उद्देश्य हर साल श्रावण मास और फिर अन्य धार्मिक अवसरों पर बाबा धाम जाने वाले करोड़ों भक्तों को अस्थायी आवास और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराना है। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि मेरी हार्दिक इच्छा थी कि शिव भक्त कांवड़ियों की सुविधा के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाए। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने इस दिशा में कदम उठाते हुए असरगंज में तीर्थ यात्री शेड और फिर कैफेटेरिया निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर एक बार फिर से चर्चा में हैं। आपको बता दूं कि इस बार वजह है उनकी स्टार प्रचारकों की सूची, जिनमें उन्होंने खुद को सबसे नीचे रखा है। जनसुराज द्वारा आगामी उपचुनाव के लिए बनाई गई प्रचारकों की सूची में सबसे पहला नाम कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार भारती का है, जबकि प्रशांत किशोर का नाम सबसे आखिर में है। ये नई रणनीति चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर की अलग सोच को दर्शाती है। आपको बता दूं कि बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिनके लिए जनसुराज ने अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हालांकि उम्मीदवार चयन के दौरान कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिले, खास करके तराड़ी सीट पर, जहां पर उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया, जिससे पार्टी के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई। इसके अलावा जनसुराज ने अपने प्रचार अभियान के लिए 20 प्रमुख प्रचारक बनाए गए हैं। इस चुनाव में सबसे ऊपर मनोज कुमार भारती और फिर दूसरे स्थान पर SK सिंह का नाम शामिल है। जनसुराज पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने खुद को आखिरी स्थान पर रखा है, जो उनकी विनम्रता और फिर पीछे से नेतृत्व करने की नीति को दर्शाता है। साथ ही प्रशांत किशोर ने राजनीति में अपनी विशिष्ट शैली के लिए पहचान बनाई है और उनकी ये नई रणनीति इस बात का संकेत देती है कि वे एक बार फिर से चुनावी मैदान में कुछ अलग करने की सोच बना रहे हैं। दोस्तों, बिहार में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर गया में नामांकन कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां पर जनसुराज पार्टी के इमामगंज विधानसभा उपचुनाव से डॉक्टर जितेंद्र पासवान और बेलागंज विधानसभा से मोहम्मद अमजद ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान प्रशांत किशोर ने बताया है कि बिहार में बदलाव की शंखनाद की पहचान पदयात्रा है। जब पिछले 2.5 सालों में 5000 से ज्यादा गाँव में पैदल चल करके गया और उस पदयात्रा के जन जागरण का परिणाम जनसुराज है, जिसका पहला चुनावी अभियान शुरू हो रहा है। जब उम्मीदवारों के नामांकन के बाद प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनसुराज के पहले चुनावी अभियान में इमामगंज और बेलागंज के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिया है। बेलागंज और इमामगंज में जो राजनीतिक जिम्मेदार बैठे हैं, उस क्षेत्र की जनता से उसे आजाद कराने का अभियान है।
अब बिहार में नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा। अगर गरीब का लड़का भी ताकत जज्बा रखता है तो अब वही चुनाव जीतेगा। जनसुराज वो प्लेटफॉर्म है, वे विकल्प है कि मजबूती में किसी को बीजेपी के डर से लालू और फिर लालू के डर से बीजेपी को वोट ना देना पड़े। दोनों क्षेत्रों के मतदाताओं को ध्यान रखना है कि ये वोट सिर्फ विधायक का नहीं। अगर आप नीतीश कुमार को वोट दे रहे हैं या फिर बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो फिर याद रखिए यही वो आदमी है जो आपसे 1.5 साल पहले छल किया था और महागठबंधन के साथ जाकर के सरकार बनाया था। जिन अपराधियों के नेता और जिन अपराधियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं उनको यही नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया था। ये जनता को याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप नीतीश कुमार का बटन दबाते हैं या फिर एनडीए का बटन दबाते हैं तो फिर याद रखिए कि यही वो आदमी है जो भूमि सर्वे के नाम पर घर घर झगड़ा कराया, लोगों ने कष्ट झेला है, हजारों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड में हिंदुओं को लेकर के बड़ा बयान दिया है। इस पर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी के नेताओं में आपस में ही कंपटीशन चल रहा है। हिंदू मुसलमान पर योगी के बाद गिरिराज बाबू और हेमंत बिस्वा शर्मा आए हैं। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान को जेडीयू ने सपोर्ट किया है। जी हाँ, जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि इतिहास गवाह है कि जब जयचंद और पृथ्वीराज बटे तो मोहम्मद गौरी के हाथों में कटे। इतिहास में ऐसे कई और उदाहरण देखे गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बिल्कुल ठीक कहा है, ये चुनाव सिर्फ राजनीतिक भर के लिए नहीं है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को असम की जनता की चिंता नहीं है। असम के मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ खाई है, ये देश अपने संविधान से चलेगा। ये लोग हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करने में लगे हुए हैं। ये सबसे बड़ा खतरा हिंदू के लिए बने हुए हैं। हिंदुस्तान में 80% हिंदू है। हिंदुओं के लिए ये लोग डर बना रहे हैं। ये असम के मुख्यमंत्री और ऐसे लोगों को जो हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं उनको बांग्लादेश पाकिस्तान भेजना चाहिए। इनका यही इलाज है। दोस्तों, बिहार के जिला अस्पतालों के आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी वार्ड में बेडों की संख्या 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय आकस्मिक मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया है। जहां अभी बिहार के 36 जिला अस्पतालों में इमरजेंसी बेड की संख्या लगभग 400 है। इसे बढ़ाकर के 1000 से भी अधिक किया जाना है। जब बढ़ोतरी के बाद हर जिला अस्पताल की इमरजेंसी में कम से कम 20 बेड हो जाएंगे, जहाँ इसमें गंभीर मरीजों के लिए इलाज की विशेष सुविधा सहित न्यूनतम 5 बेड होंगे। साथ ही प्रत्येक जिला अस्पताल में कम से कम 1 ऑपरेशन थिएटर होगा, जहाँ इसमें तत्काल आवश्यकता अनुसार ऑपरेशन करके मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। जब पहले औसतन 15 से 20 इमरजेंसी के मरीज अस्पताल आते थे, अब रोजाना 30 से 40 इमरजेंसी वाले मरीज जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। दोस्तों, बिहार में पिछले कई महीनों से धीमी रफ्तार से सही लेकिन जमीन सर्वे का काम जारी है। इसको लेकर के विभाग हर दिन कोई ना कोई बदलाव कर रहा है ताकि आम लोगों को अधिक परेशानी ना उठाना पड़े। जैसे में अब ये निर्णय लिया गया है कि जमीन सर्वे के क्रम में स्थल पर भौतिक सत्यापन या फिर किस्तवार प्रक्रम के दौरान संबंधित जमीन मालिक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। राष्ट्र एवं भूमि सुधार विभाग ने इसे लेकर की स्थिति स्पष्ट करते हुए इसे अनिवार्य नहीं बताया है। जब विभाग के अनुसार अगर कोई व्यक्ति स्वयं नहीं आ सकता है तो फिर उनके किसी भरोसेमंद तथा अधिकृत प्रतिनिधि की जमीन पर उपस्थित रहने से सर्वे कर्मियों को पहचान में सुविधा होगी। प्रतिनिधि भेजने की भी कोई भी अनिवार्यता नहीं रखी गई है, लेकिन किसी की मौजूदगी से जमीन के भूखंड को पहचानने में सर्वे कर्मियों को सुविधा होगी। खबर बिहार के बेतिया से सामने आई है। यहाँ पर एक शिक्षक और शिक्षिका, बीपीएससी शिक्षक और शिक्षिका को 5वीं कक्षा की छात्रा ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया है। यह छुट्टी के बाद छात्राएं घर गई और अभिभावकों को शिक्षक और शिक्षिका की हरकत की जानकारी दी। इसके बाद अभिभावक आक्रोशित हो गए, चूँकि स्कूल बंद हो चुका था और फिर शिक्षक अपने अपने घर चले गए थे। इसलिए गुरुवार की सुबह में स्कूल खुलते ही 10 बजे के आसपास दर्जनों अभिभावक स्कूल में पहुंचे और शिक्षक एवं शिक्षिका की अश्लील हरकत की जानकारी प्रधानाध्यापक को दी। जब प्रधानाध्यापक ने अभिभावकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे हंगामा करने लगे। अभिभावकों का गुस्सा देख करके प्रधानाध्यापक ने आरोपित शिक्षक एवं शिक्षिका को प्रधानाध्यापक कक्ष में सुरक्षित करके इसकी सूचना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दी है। जब सूचना मिलते ही बीओ कृष्ण कुमारी पहुंचे और मामले की जाँच कर रही है।
दोस्तों किशनगंज की बेटी ने कमाल कर दिया है। किशनगंज की बेटी निधि चौधरी को तरंग कला उत्सव में सम्मानित किया गया है। तो राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना द्वारा तरंग कला एवं खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 21 से 25 अक्टूबर तक चलने वाले इस आयोजन में राज्य भर के कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में अपने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी कड़ी के तहत तरंग कला उत्सव के दौरान रंगोली, चित्रकला, नृत्य, मूर्तिकला, गायन एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निबंध प्रतियोगिता में निधि चौधरी बतौर निर्णायक मंडल के सदस्य की भूमिका में रही। उन्होंने बताया है कि सरकारी स्कूल के बच्चों ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। हमारे लिए विजेताओं का चयन करना भी मुश्किल हो गया था। साथ ही स्कर्ट का बहुत धन्यवाद कि किसी सरकारी विद्यालय के बच्चों के लिए इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्य द्वारा काफी अच्छी व्यवस्था बच्चों के लिए की गई। वहीं पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी बच्चों के बीच प्रमाण पत्र वितरण किया गया। साथ ही निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में निधि चौधरी को भी सम्मानित किया गया है। पूरे कार्यक्रम का बेहतरीन मंच संचालन जनेंद्र द्वारा किया गया। जी हाँ, ऐसे कार्यक्रम में बच्चों का मनोबल काफी बढ़ता है। इस कार्यक्रम से अभिभावकों में काफी खुशी की लहर है। दोस्तों किशनगंज में शुक्रवार को सरकारी विद्यालय में होने वाली छुट्टी पर गिरिराज सिंह ने तंज कसा है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुसलमानों का शरिया कानून लागू करने का यही तरीका है। आपको बता दूं कि किशनगंज में आए गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला और इस यात्रा के दौरान कई ऐसे बयान दिए जो कि अनएक्सेप्टेबल है। यहाँ पर गिरिराज सिंह कहकर गए कि अगर मुसलमान तुमको मारता है तो तुम भी उसको मारो, एक थप्पड़ मारता है तो 100 थप्पड़ मिलकर के मारो, और भी बहुत सारी बातें कही है। आपको बता दूं कि किशनगंज में शुक्रवार को स्कूलों के बंद रखने की बात पर उन्होंने कई बड़े बयान दिए हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और जिले में सियासी हलचल तेज हो गई है। मंगलवार को गिरिराज सिंह अपने हिंदू स्वाभिमान यात्रा के तहत किशनगंज आए थे, जहां पर एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकार के द्वारा किशनगंज में कई सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी होती है, ये सवाल किया गया। जहां पर उन्होंने कहा कि अभी तो मुझे ये भी पता चला है कि गाँव में कुछ छोटे लोग रहते हैं जिन्हें लोग बदना रखने को मजबूर करते हैं, सिंदूर लगाने से मना करते हैं। उसी तरह मजबूरन शुक्रवार को स्कूल बंदी रखना मुसलमानों का शरिया कानून लागू करने का यही तरीका है। वहीं पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ आए दीपांकर महाराज ने कहा कि अगर किसी एक के साथ समस्या हो तो चट्टान की तरह सभी हिंदुओं को एकजुट होना होगा, तभी ये रुकेगी। इन बयानों के बाद जिले में किशनगंज जिले में सियासी हलचल तेज हो गई है और अलग अलग पार्टियों के नेताओं लोगों के द्वारा जुबानी जंग शुरू हो चुका है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।